बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है और आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है होमियोस्टैसिस। तो सबसे पहले हम होमियोस्टैसिस देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो होमियो जो है इसका मतलब होता है सेम, और स्टैसिस का मतलब होता है जो कंडीशन होती है हमारे पास। कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन की कंडीशन होती है, वाटर किस कंडीशन में है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो सॉल्ट्स हैं वो किस कंडीशन में है हमारी बॉडी में। इसके अलावा हमारे पास ये एक इसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास मेंटेन करता है बॉडी कंडीशन को इक्विलिब्रियम में। अब किसके अगेंस्ट? हार्मफुल जो फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल या हमारे पास उसके इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट जो होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं उनको बैलेंस रखता है, उसके अंदर बॉडी की कंडीशन को भी बैलेंस रखता है। तो हम देखते हैं, शुरू में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके दो हमारे पास वो दो इन्वायरमेंट्स होते हैं, उनसे जो उनके साथ जो होते हैं वो दो इन्वायरमेंट होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो सिचुएटेड होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ जैसे ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पे उनके टिश्यूज़ रहते हैं। मतलब कि बॉडी है ना, जैसे हमारी बॉडी है, उसके अंदर वाली जो जगह है ना, वो हमारे पास टिश्यूज़ रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सारे टिश्यूज़ हैं। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो ये हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, इसके अंदर वेरिंग कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, मरीन होती है या फ्रेश वाटर। अगर हमारे पास उसके ले लें, मतलब सी वाटर ले लें, ओशन के ले लें, एनिमल्स या हमारे पास जो होते हैं उन्हें हम ले लें, तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर वेरी करता है, मेरीन हो गया या फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स की जो कंसनट्रेशन होती है बहुत कम होती है और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और जो मेरीन होता है वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो ओशन वाटर होता है। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमारे टिश्यू जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो कि हमारे पास टिश्यूज़ को सराउंड कर रहा होता है। हर तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको सराउंड कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जो मतलब कि जो हमारे पास सर्कुलेट करते हैं, जिन्हें हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड के तौर पे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं लिम्फ कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा भी हमारे पास होता है, जो कि हमारे पास ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। अब ये जो ब्लड होता है ना, ये हमारे पास ये किस में, वेन्स में हमारे पास करता है, फ्लो करता है। जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं वो उनके अराउंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जहाँ जहाँ जिसके अंदर हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, और जिसके ज़रिए से ये लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। अब होम्योस्टैसिस की बुक वालों ने जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है कि ये ऑर्गेनिज्म की वो टेंडेंसी है कि वो रेगुलेट करे, ये ऑर्गेनिज्म की वो टेंडेंसी कि वो अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं, अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की गई है, ये इंटरनल कंडीशन होगी। मतलब कि जो बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स हमने ऊपर देखा कौन कौन से हैं, एक है लिम्फ, एक है प्लाज्मा। तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको देखता है कि वो रेगुलेट है, मेंटेन है कि नहीं। इसके अलावा हमारी जो हेल्थ है, अगर हम एक्सटर्नल देख लें तो हमारी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, हमारे जो इंटरनल फंक्शनिंग हो रही है, हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम फंक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, मतलब और इनका इफेक्ट क्या है आउटसाइड इन्वायरमेंट को, कोई मसला तो नहीं पहुंच रहा। तो अब हम देख लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो का मतलब होता है ऑस्मोसिस से निकला है, रेगुलेशन का मतलब वही मेंटेनेंस होती है। होम्योस्टैसिस की तीन टाइप्स हैं, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। अब हम पहले सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। अब ये जो है हमने कहा था मेंटेनेंस होगी, मतलब कि कंडीशन को इक्विलिब्रियम पे रखा जाएगा। तो ये मेंटेन करता है कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन। ऑस्मोसिस हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के लिए। अब ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है? ये मूवमेंट ऑफ वाटर, ये कोई और चीज़ होती है, फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो हमारे पास ऑस्मोसिस होती है। ये हमारे पास मेंटेन करता है वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है हमारी बॉडी में, उसे कंट्रोल करे, तो वो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कराती है। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, वो हमारे पास या तो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं या ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं जो उनके अंदर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वाटर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है ना, वो मेंटेन करते हैं। क्योंकि बाहर की जो है हमारे पास कंसंट्रेशन वो डिफरेंट है, तो अपने आप को मेंटेन करते हैं बाहर के हिसाब से, तो उसे उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं।
ये जो हमारे पास होते हैं ना एनिमल्स, ये या तो हाइपोटोनिक होते हैं, मतलब कि वाटर की इनके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या हाइपरटोनिक या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है टू देयर एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब इसमें जो एग्जांपल आ जाती है ना, वो आती है फ्रेश वाटर एनिमल्स की एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास मरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। एक तो हमने देखना कि ऑस्मो रेगुलेटर होता है क्या चीज़ है, जो मेंटेन करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होती है सराउंडिंग मीडियम से, तो उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ये जो होते हैं या हाइपोटोनिक होते हैं या हाइपरटोनिक होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसके अलावा इनके एग्जांपल में फ्रेश वाटर एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मरीन वर्टेब्रेट्स जो हैं ऑस्मो रेगुलेटर हैं। इसकी एक और भी बन सकती है, इसमें एक्टिव ऑस्मो रेगुलेशन होती है, और ये फेस करता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को भी फेस करता है और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को भी फेस करता है। मतलब इसे सामना करना पड़ता है इन्वायरमेंट का, जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें जो कंसंट्रेशन वाटर सॉल्ट्स की होती है उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि चेंज करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मीडियम। मतलब कि ये जैसी सराउंडिंग की मीडियम है, अब ऑस्मो रेगुलेटर में तो डिफरेंट होता है, वो अपने आप को मेंटेन करता है जो उसकी होती है, जबकि ऑस्मो कन्फॉर्मर में जो उसके अंदर कंसंट्रेशन होती है ना, वो उसको बाहर के हिसाब से कर देता है। ये अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड्स की, वो उस सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से कर दे, तो वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। ये जो होते हैं हमारे पास आइसोटोनिक होते हैं, मतलब कि वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट सेम होता है सब। अब इसकी एग्जांपल आ जाती हैं हमारे पास मरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा सब फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। मरीन वर्टिब्रेट्स भी हैं इसमें, एक है मरीन इनवर्टिब्रेट्स, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, मरीन वर्टिब्रेट्स की जो एग्जांपल आती हैं उसमें मैगजाइन हैगफिश है, और ये हमारे पास इलास्मो ब्रांचेस जो कि शार्क्स और रेज है। अब जो हाई अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो ना, वाटर सॉल्यूट्स की हाई कंसंट्रेशन हो, जो हमारे पास अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना मरीन हैबिटेट के। अब मरीन हैबिटेट में क्या होता है, हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, वाटर कम होता है। अब वाटर कम होता है, सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, उन्हें उस टाइप ऑफ हैबिटेट में हमारे पास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को किस तरह मेंटेन किया जाता है, हाई लेवल ऑफ यूरिया। अब सॉल्ट जब ज़्यादा होंगे उतनी इनटेक होगी, तो हमारे पास यूरिया की प्रोडक्शन ज़्यादा कराएंगे, तभी हमारे पास सॉल्ट रिमूव होंगे, अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास अचीव होगा। इसके अलावा ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास ब्लड में होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मेंटेन होती है हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं तो इन्हें हम कहते हैं ऑस्मोलोसाइड्स, क्योंकि ये हमारे पास सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसे बढ़ा देते हैं। अब हम देख देते हैं कि हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेटर हैं उन्हें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस होते हैं। जो हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, ये वो एनवायरनमेंट होता है मतलब कि जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है ना, उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है, उसे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब वाटर ज़्यादा है और जो फिश होगी या कोई भी हम एनिमल ले लेते हैं उसके अंदर वाटर कम है, तो हमारे पास वाटर ऑस्मोसिस में किस तरह मूव करता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। तो हमारे पास वाटर जो होगा वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अब जब वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो उनके अंदर सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उनको जो हमारे पास वाटर लॉस है ना वो ज़्यादा कराना है, उनको एक्सेस वाटर लॉस एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है इन्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक में रहते हैं, वाटर जो होता है कॉन्स्टेंटली उनके अंदर एंटर करता है, क्योंकि बाहर हायर कंसंट्रेशन अंदर लोअर कंसंट्रेशन, और अब जब ज़्यादा वाटर एंटर हो गया डिफिशिएंसी हो जाती है सॉल्ट्स की, तो उन्हें ज़्यादा लूज कराना होता है वाटर, ताकि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। अब जो मरीन टीलियोस्टैट जो बोनी फिशेज होती हैं, मरीन टीलियोस्टैट्स ये जो होती हैं किस में रहती हैं, ये हमारे पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, मतलब कि ओशन सी वाटर में रहती हैं। ये हाइपोटोनिक होती हैं, मतलब कि बाहर की साइड पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इनके अंदर की साइड पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हमारे पास अब चूंकि इनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारे पास ये लॉस करती हैं वाटर को इन्वायरमेंट में, क्यों अंदर ज़्यादा हाई है तो बाहर लो है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। अब किसके ज़रिए करती हैं, अपने गिल्स एपिथेलियम्स के ज़रिए करती हैं। अब जब ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो उनके अंदर एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, अंदर वाटर कम हो जाएगा, एक्सेस सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा,
और ये इस वजह से भी होता है कि हमारे पास वो जो सी वाटर होता है हाइपरटोनिक होता है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जब वो पीती हैं तो उनके अंदर एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो जाता है। और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, ये जो हमारे पास लैंड इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, इनके अंदर भी ना हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंसनट्रेशन कम होती है और बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब इनके अंदर से किस तरह होता है, तो हमारे पास जो वाटर है हायर टू लोअर हमारे पास बॉडी से एनवायरनमेंट में जाएगा। वो किस तरह जाएगा, हमारे जो ह्यूमंस हैं उसमें स्वेटिंग होती है, इसके अलावा जो बाकी एनिमल्स हैं उनमें इवेपोरेशन होती है वाटर की। अब जब ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाए तो क्या मसला हो जाता है, डिहाइड्रेशन जो हो जाता है वो फेस होता है उन एनिमल्स को। अगला हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्शन एनिमल्स। अब ये हमारे पास हमने देखे थे मसले क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो उनको फेस किस तरह करते हैं, उन्हें आगे किस तरह फेस करते हैं। फ्रेश वाटर किस तरह करते हैं, मरीन एनिमल्स किस तरह करते हैं, इसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस तरह करते हैं। हमने देखा जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। ये अंदर से हाइपोटोनिक होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है। ये हमारे पास किस तरह प्रॉब्लम को डील करते हैं, ये हमारे पास डाइल्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब इन्हें मसला हमने क्या देखा था, इन्हें मसला ये था कि इनके अंदर वाटर ज़्यादा इंटर हो गया था, मतलब वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर करता था। तो इन लोगों को उसको हमें रोकने के लिए इनको हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। अब वाटर ज़्यादा इंटर है, इसके अलावा हमारे पास उनके अंदर डेफिशिएंसी थी, किसकी, सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी थी। जो उनकी किडनी होती हैं वो हमारे पास सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है उनकी बॉडी के लिए। अब देखते हैं सॉल्ट किस किस तरह से मिलता है। सॉल्ट जो होता है ना वो फूड से भी मिलता है, जो वो ईट करती हैं उनके अंदर भी हमारे पास सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ये सॉल्ट्स को एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम, ये एक और इनके पास तरीका होता है जिनके ज़रिए से ये सॉल्ट लेते हैं, वो ये कि जो बाहर का डाइल्यूट जिधर सॉल्ट ज़्यादा है उधर से सॉल्ट्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉल्ट सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आयोनोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर जो होते हैं ये एम्फीबियंस की स्किन में या और जो फिशेस होती हैं उनकी गिल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम देखेंगे। ऑस्मो रेगुलेटर इन फ्रेश वाटर देखते हैं। देखें हम, ये अगर आप देखें तो ये की पहले इन्होंने बताई हुई है कि वाटर कहाँ जा रहा है, और सॉल्ट्स की में हमारे पास वाटर वाइट से शो हुआ है, सॉल्ट जो है हमारे पास ब्लैक से शो हुआ है। तो हमारे पास ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब अंदर जो है अंदर जो है हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशन है, बाय हाइपोटोनिक कंडीशन है, वाटर बाय ज़्यादा है तो वाटर एंटर होगा हमारे पास फिश के अंदर। अब इनके अंदर सॉल्ट्स कम हो जाएंगे, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये सॉल्ट्स किस किस तरह से ले सकते हैं, एक अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स के ज़रिए से, गेन ऑफ वाटर एंड सम इन फूड के ज़रिए से भी सॉल्ट ले सकते हैं। अब ये जो है जो ज़्यादा वाटर एंटर हो जाएगा तो उसको हमारे पास निकालने के लिए डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे किडनी से। इसके अलावा किडनी के ज़रिए से सॉल्ट आइन जो हैं वो भी हमारे पास इनके अंदर जाएंगे। अब मरीन देख लेते हैं एनिमल्स। ये एनिमल्स जो होते हैं टीलोस्टैट्स, ये ज़्यादातर बोनी फिशेस होती हैं, ये भी ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं मरीन इन्वायरमेंट में, जो जिनके अंदर ना हमारे पास मरीन इन्वायरमेंट में क्या होता है, बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है, मतलब वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और अंदर की इन्वायरमेंट बाहर का कंसनट्रेशन जो होता है बाहर का कंसनट्रेशन हाइपरटोनिक होता है, मतलब बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर हाइपोटोनिक होता है, जो यहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब अंदर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उन्हें अब लूज़ करना है, वाटर अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो किसके ज़रिए से करते हैं, गिल एपिथेलियम के ज़रिए से करते हैं। अब जो वाटर लॉस है उसे अब रिप्लेस करने के लिए हमारे पास अब ज़्यादा वाटर लॉस होने का ख़तरा होता है, तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वो पीती हैं ताकि उनको डिहाइड्रेशन का मसला ना हो, या और कोई मसला। जो उनको क्या क्या मसले थे, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा वाटर सी वाटर है ना, तो सी वाटर ड्रिंक करती हैं तो उन्हें एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो जाता है। जब उनके अंदर ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है तो Na जो Cl या हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट है वो किसके ज़रिए रिमूव होता है, वो उनके अंदर गिल्स होते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये जो गिल्स है ना, ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, अपटेक ऑफ सॉल्ट आइंस बाय गिल्स। अब जब Na जो है या सोडियम या क्लोरीन या पोटेशियम जो है, अब इनसे इनको जब रिमूव किया जाएगा तो इन्हें गिल एपिथेलियम के ज़रिए से रिमूव किया जाएगा। जबकि हमारे पास जो डाइवेलेंट आइंस होते हैं, मतलब कि जो Mg+2 हो गया, Ca+2 होगा, वो किडनी के ज़रिए से उनको रिमूव किया जाता है।
अब सब कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके पास स्पेशल सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड, इनका जो रेक्टम होता है ना उसमें सॉल्ट को सिक्रीट करने का, निकालने का एक ग्लैंड होता है जिसे हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये सॉल्ट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक के जरिए से, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जरिए से भी रिमूव करते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं किस तरह होता है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, वाइट तो हमने देखा वाटर के लिए। अब इनके अंदर बाहर है हाइपरटोनिक, अंदर है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले वाटर लॉस होगा गिल्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारे पास गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड फूड के जरिए से सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सॉल्ट्स को निकाला किस तरह जाएगा, गिल्स के जरिए से निकाला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास किडनी और हमारे पास इसके अंदर जो गिल एपिथेलियम है उनके जरिए से, और इसके अलावा रेक्टल ग्लैंड के साथ हमारे पास निकाला जाएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देख लेते हैं। ये वो हमारे पास लैंड एनिमल्स होते हैं जिनमें आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स आ जाते हैं। इनकी जो जैसे हमारे पास वो है काइटन एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोड्स में है। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो केराटिनाइज स्किन है ना, ये हमारे पास वाटर लॉस को रोकती है। अब डेजर्ट एनिमल्स के देख लेते हैं। डेजर्ट एनिमल जो हैं वो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं उनके पास वाटर लॉस को रोकने के लिए। अब ये उधर होती है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो डिहाइड्रेशन का ज़्यादा का ख़तरा होता है। तो ये जो होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री तक डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्शन के अंदर ऐसी अडेप्शन होती है जिसके ज़रिए से ये रोक सकते हैं। अब एक करेक्टरिस्टिक है एनहाइड्रोबायोसिस। इसका क्या मतलब है, एनहाइड्रोबायोसिस, एन का मतलब होता है विदाउट, हाइड्रो का मतलब वाटर, बायोसिस का मतलब आबायोसिस का मतलब लाइफ। ये एनिमल्स जो होते हैं ना, ये फीड करते हैं सीड्स पे। डेजर्ट प्लांट्स में जो होते हैं उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। जब ये ब्रेक होता है ना तो वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। बाय प्रोडक्ट में ये हमारे पास ग्लूकोज है जो कि प्लांट कैक्टस के जरिए से इन्होंने एनिमल्स ने लिया है। जब उसका रिएक्शन होगा रिस्पिरेशन का तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होगा। तो वाटर जो है बाय प्रोडक्ट का के तौर पे प्रोड्यूस होता है जो कि एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं, और जिसमें हमारे पास एनिमल्स में कैंगरू रैट आ जाता है। जो हमारे पास ये जो हैं डे टाइम को कम ही बाहर निकलते हैं घरों से और हमेशा रात के टाइम बाहर निकलते हैं। अब ये जो है हमारे पास जो 90% ये जो वाटर जो लेते हैं वो हमारे पास जो सेलुलर ऑक्सीडेशन हमने देखी थी ऊपर होमियोस्टेसिस में, जो शॉर्टेज का वाटर होता है स्टोर्ड फॉर्म में जो वाटर प्रोड्यूस्ड होता है हमारे पास बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, वहाँ से हमारे पास ये लेते हैं, हमारे पास ये एनर्जी वाटर की कंजप्शन करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन क्या चीज़ होती है। हमने देखा ये हमारे पास 3 पार्ट्स थे हमारे पास होमियोस्टेसिस के, ऑस्मो रेगुलेशन था, एक्सक्रीशन था और एक थर्मो रेगुलेशन था। एक्सक्रीशन क्या हो गया, हमने जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना जो कि हम रिमूव करें विद वाटर के साथ, तो उन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी के अंदर वो बहुत सारे टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये केमिकल वेस्ट को रिमूव करे बॉडी से, जो कि हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो सेल्स के अंदर हुए हैं उनकी वजह से जो केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है अगर उनको रिमूव किया जाए तो एक्सक्रीशन कहलाता है। जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमोनिया हो गया या यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। अब हम देखते हैं, अब जो एग्जैक्ट है ना नेचर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, वो हमारे पास वाटर पे डिपेंड करती है कि वो किस हैबिटेट में रहता है, बेस्ड ऑन हैबिटेट। जो अमोनिया एक्वेटिक है, मतलब सबसे पहले हैबिटेट देख लेते हैं। यूरिया जो है वो एक्वेटिक, अमोनिया जो है एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर हमारे पास एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा यूरिया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल में ज़्यादातर एक्सक्रीट होता है। यूरिक एसिड जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल में ज़्यादातर एक्सक्रीट होता है। अमोनिया देख लेते हैं। अमोनिया हमारे पास बहुत टॉक्सिक होता है क्योंकि इसकी वजह से ब्लड का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, और ये हमारे पास इसकी वजह से मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट के फंक्शन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन जो है उधर रैपिडली जल्दी हमारे पास ये डिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा ये एक्सक्रीट होता है रैपिडली। अब 1 ग्राम जो है नाइट्रोजन की जो है अमोनिया की फॉर्म में है, ये 500 ml ऑफ वाटर लेती है कि वो नॉन टॉक्सिक बने। ये इतना मतलब कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है अमोनिया की फॉर्म में ये रिक्वायर करती है 500 ml ऑफ वाटर ताकि वो नॉन टॉक्सिक बने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अब इतना जो ज़्यादा वाटर है ये अक्सर एक्वेटिक कंडीशन में अफोर्ड नहीं होता, ख़ासकर हमारे पास फ्रेश वाटर्स में, जिसकी एग्जांपल आती हैं फ़िशेज़ हो गई, प्रोटोजोन्स हो गई, स्पॉन्जेस हो गई,
कोएलेंट्रेट्स हो गई। एनिमल्स जो होते हैं जो एक्सक्रीट करें अमोनिया को मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट और अमोनोटेलिक कहते हैं। अब यूरिया देखते हैं। यूरिया जो होते हैं ना, जिनके पास लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल हो ना, मरीन ऑर्गेनिज्म या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, वो हमारे पास यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब उनको कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है कि अमोनिया सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, उससे यूरिया होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यूरिया में तो हमारे पास इनको एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि 100,000 टाइम लेस टॉक्सिक होता है किससे, अमोनिया से। जो 1 ग्राम नाइट्रोजन है यूरिया की फॉर्म में, उसे 50 ml वाटर चाहिए होता है कि वो नॉन टॉक्सिक बने। वो एनिमल्स जो एक्सक्रीट करें यूरिया को एंड मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हम यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरिक एसिड देख लेते हैं। ये प्यूरिन होता है, मतलब कि प्यूरिन ये एक नाइट्रोजनस बेस है। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म है, जो कि हमारे पास यूरिया से भी ज़्यादा लेस टॉक्सिक होता है। अब ये जो होता है प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसका मतलब एवापोरेट्स हो जाते हैं फ्रॉम सोल्यूशन अलाउंग द 4 नाइट्रोजन एटम्स पर यूरिक एसिड मॉलिक्यूल टू बी सिक्रेटेड। अब 4 नाइट्रोजनस एटम जो हैं एक यूरिक एसिड में हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है यूरिक एसिड की फॉर्म में, वो जस्ट 1 ml वाटर चाहिए होता है कि वो एक्सक्रीट हो, बाहर निकले, रिमूव हो। अब इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं वाटर लॉस प्रॉब्लम्स। इट 2 ग्रुप में है, मतलब कि वाटर लॉस प्रॉब्लम्स जो होते हैं, 2 ग्रुप हैं। एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स हैं, एग्जांपल्स हैं इनकी, और एक एग लेइंग वर्टिब्रेट्स हैं, इन्हें जो कि हमारे पास यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारे पास एक्सक्रीट करते हैं। इन एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक्स। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।